नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 8 अप्रैल 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेखों के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे और दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करेंगे। आज के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। विधान परिषदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान द्वारा निर्धारित विधान परिषदों के गठन की प्रक्रिया अंतिम है। हम ध्यान रखें, संविधान में जो प्रक्रिया दी गई है उसमें संसद के माध्यम से कुछ परिवर्तन की स्थिति बनती है। इस आधार पर यह हम नहीं कह सकते हैं कि संविधान में जो कहा गया है वो एक तरह से अंतिम प्रक्रिया है। उसमें संसद के द्वारा संशोधन करने की स्थितियां बनती हैं, यानी संसद के द्वारा जो एक तरह से नियम बनाए गए हैं, जो भी संशोधन के माध्यम से, उसके आधार पर जो विधान परिषद है उनका एक तरह से गठन होता है राज्यों में। इस आधार पर पहला कथन गलत है। दूसरा, 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के प्रश्न का निर्धारण स्पीकर द्वारा किया जाता है। जब हम 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के प्रश्न की बात करते हैं तो इसका निर्धारण प्रमुख रूप से विधान परिषद में अध्यक्ष या चेयरमैन के रूप में जो काम कर रहे होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, न कि स्पीकर के द्वारा। जब हम स्पीकर की बात करते हैं तो वह प्रमुख रूप से विधानसभा के साथ में संबंधित है। इस आधार पर दूसरा कथन भी हमारा गलत है। तीसरा, सभापति का चुनाव विधानसभा और परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जब हम विधान परिषद के सभापति की बात करते हैं तो उनका चुनाव विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, उसमें विधानसभा के सदस्यों का योगदान नहीं होता है। इस आधार पर तीसरा कथन भी गलत हो जाता है। यहाँ तीनों कथन असत्य हैं। इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाता है सी, 1, 2 और 3, क्योंकि हमें गलत कथन यहाँ पर बताना है। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों के लिए चुनाव अभी संपन्न हुए हैं। आज के दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना मरीचिका मिराज के निर्माण में सहायक होती है? जब हम मरीचिका या मिराज की बात करते हैं तो इसके लिए प्रमुख रूप से आपको वो सिद्धांत समझना होगा जिसके आधार पर इसका निर्माण होता है। सामान्य तौर पर आप ध्यान रखें कि अगर हम सघन माध्यम की बात करें, जैसे अगर हम कांच की बात करें तो एक सघन माध्यम है और वायु एक तरह का विरल माध्यम है। तो जब भी विरल से सघन माध्यम में कोई भी प्रकाश की किरण आती है, यहाँ पर एक तरह से अपवर्तन होता है जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, और एक तरह से जो भी किरण होती है वह लंब की तरफ झुक जाती है। और जब भी किसी भी प्रकाश की हम बात करें, अगर वह सघन से विरल में जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देखें जल सघन माध्यम है और वायु यहाँ पर क्या है, विरल। तो जब सघन से विरल में जाती है कोई भी प्रकाश की किरण तो अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण वह एक तरह से लंब से दूर हटती है। आपको यही प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। जब भी हम बात करते हैं मिरीचिका या मिराज की, तो जैसे अगर हम गर्मियों में बात करें तो होता यह है कि पृथ्वी के साथ लगती हुई जो वायु है बहुत गर्म हो जाती है और वो हो जाती है विरल। इसकी तुलना में ऊपर की जो वायु वो ठंडी है, वो थोड़ी सघन है। यानी अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो प्रकाश सघन से विरल में आता है, और जब भी सघन से विरल में कोई प्रकाश आता है तो वह अपने लंब से दूर हटता है। अगर किसी भी तरह का प्रकाश आ रहा है सघन माध्यम से और विरल माध्यम में जाने के बाद वह एक तरह से 90 डिग्री पर यहाँ पर वह अपवर्तित हो रहा है, तो यह जो कोण होता है इसको क्रांतिक कोण कहा जाता है। हम ध्यान रखें, जब भी सघन माध्यम में कोई प्रकाश की किरण अगर क्रांतिक कोण से अधिक हो जाती है तो वह प्रकाश किरण अपवर्तित होकर दूसरे माध्यम में न जाकर एक परावर्तन करती है और पूरी की पूरी किरण परावर्तित होकर उसी सघन माध्यम में वापस आ जाती है। यही प्रक्रिया एक तरह से कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। मिरीचिका या मिराज में भी यही घटना होती है। सघन माध्यम से जो प्रकाश एक तरह से विरल माध्यम की तरफ आ रहा है, यानी ठंडी वायु से गर्म वायु की ओर जो जमीन की तरफ है, तो होता यह है कि प्रकाश की किरण जो लंब है उससे दूर हटती जाती हैं और अंत में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और ऐसी स्थिति में जो प्रकाश है वो पूरी तरह से परावर्तित होकर वापस उसी माध्यम में चला जाता है। और हम जब भी कोई प्रकाश की किरण को देखते हैं तो हम हमेशा सीधे देखते हैं, हम एक तरह से ऐसे घूमकर प्रकाश की किरण को नहीं देखते हैं। तो हमारे पास जो प्रकाश है वो एक तरह से इस तरह से परावर्तित होकर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद पहुंचता है। और हम अपनी दृश्य सीमा में जब इसको सीधे रेखा में ले जाते हैं तो हमें जो भी एक तरह से हमारे पास इमेज आ रही है, जो हमारे पास तस्वीर आ रही है, वो लगता है कि यहाँ पर है, जबकि वास्तविक रूप में कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यह एक तरह से हमें पानी, या एक तरह से कह सकते हैं कि किसी भी तरह की जो परछाई है उसकी एक तरह से यहाँ पर झलक मिलती है। मरीचिका या मिराज के कारण ही तापमान जब अधिक हो जाता है तो कुछ दूरी पर हमें पानी का एहसास होता है। इस आधार पर अगर हम देखें तो हमारे
4 कथन में से तीसरा और चौथा सत्य है, यानी अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाता है बी, केवल 3 और 4 सत्य हैं। दिल्ली में वर्तमान में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के उच्च स्तर तक पहुंच रहा है और इसी अत्यधिक तापमान के कारण राजपथ पर दिल्ली में मरीचिका की घटना इस तस्वीर में देखी जा सकती है। इसी आधार पर हमने मरीचिका के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा है। आज के तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। अर्कावती नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं या हैं? पहला, नदी कर्नाटक के तुमकुर जिले में देवनारायण दुर्गा पहाड़ी के दक्षिणी भाग से निकलती है। ध्यान रखें, अर्कावती नदी की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में नंदी पहाड़ियों के क्षेत्र में यह प्रमुख रूप से चिक्काबालपुर जिले से निकलती है, न कि तुमकुर से। इस आधार पर पहला कथन असत्य हो जाता है। दूसरा, यह कावेरी नदी की बाईं ओर की सहायक नदी है। कावेरी की एक सहायक नदी है। अर्कावती अगर हम प्रमुख रूप से देखें, अगर ये हम कावेरी नदी का प्रवाह देखें तो अर्कावती एक तरह से इस तरह से कावेरी में मिलती है। इस रूप में अगर हम देखें तो कावेरी नदी का जो बायां किनारा है उस पर अर्कावती नदी उसमें आकर मिलती है। इस आधार पर दूसरा कथन सत्य है कि यह कावेरी नदी की बाईं ओर की सहायक नदी है। तीसरा, इस नदी पर मंचनाबेले बांध का निर्माण किया गया है। सत्य कथन है, मंचनाबेले बांध इसी अर्कावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। तीसरा कथन भी सत्य है, दूसरा और तीसरा सत्य है। इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाता है बी, केवल 2 और 3 सत्य है। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि इस तस्वीर में मंचनाबेले बांध को दिया गया है जो कर्नाटक में अर्कावती नदी पर ही स्थित है। आज के चौथे प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपूर्ण भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने और विदेशी यात्रा करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त है। अगर हम संपूर्ण भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने की बात करें तो यह अधिकार हमें अनुच्छेद 19 से अवश्य प्राप्त होता है, लेकिन अगर हम विदेशी यात्रा करने के अधिकार की बात करें तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, न कि 19। इस आधार पर हमारा पहला कथन असत्य है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा विदेश यात्रा के अधिकार से संबंधित है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर इस अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा की बात करें तो यह प्रमुख रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आम सभा है उसके द्वारा 1966 में स्वीकार किया गया। आगे चलकर प्रमुख रूप से इसे लागू किया गया 1976 में। इसके माध्यम से अगर हम देखें तो स्वास्थ्य के संबंध में अधिकार, लोगों के श्रम के संबंध में जो अधिकार हैं, साथ साथ शिक्षा का अधिकार, लोगों के सही जीवन स्तर का अधिकार, इस प्रकार के अलग अलग अधिकार इससे प्रमुख रूप से आते हैं। लेकिन यहाँ पर विदेश यात्रा का जो अधिकार है वह इस प्रकार के जो नियम है उनके आधार पर नहीं बनता है, इसलिए दूसरा कथन भी हमारा असत्य है। दोनों कथन असत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है डी, न तो 1 न ही 2। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत से संबंधित एक अधिकारी आकार पटेल, उनके द्वारा भारत से बाहर जाने के लिए एक फ्लाइट को लिया जा रहा था और वहाँ पर एक तरह से उनको रोका गया और माना यह गया कि सीबीआई की तरफ से उनके लिए एक लुकआउट सर्कुलर है जिसके आधार पर उन्हें रोका गया। लेकिन न्यायालय के माध्यम से उनको एक तरह से राहत दी गई कि उन्हें बाहर जाने की जो अनुमति है वो एक अदालत से प्राप्त हुई है। इस आधार पर वो बाहर जा सकते हैं और उस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं हो सकता है। दैनिक क्विज के अपने दूसरे भाग में हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न प्रैक्टिस के लिए देते हैं। आज हम 2021 में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। प्रश्न को हम देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं या हैं? पहला, हैदराबाद राज्य से आरकोट के निजामत का उदय हुआ। ध्यान रखें, हैदराबाद राज्य से ही अगर हम आरकोट निजामत की बात करें जो प्रमुख रूप से तमिलनाडु के क्षेत्र में, उसका एक तरह से उदय हुआ माना जाता है। इस आधार पर पहला कथन सत्य है। दूसरा, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर साम्राज्य का उदय हुआ। विजयनगर साम्राज्य की समाप्ति के बाद मैसूर का जो क्षेत्र है वह प्रमुख रूप से एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा। इस आधार पर दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा, रुहेलखंड साम्राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्रों से हुआ। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद की स्थितियों में प्रमुख रूप से रुहेलखंड के साम्राज्य का एक तरह से गठन हुआ और बाद में ब्रिटिश के द्वारा उन पर एक तरह से नियंत्रण किया गया और रामपुर के रूप में एक प्रिंसली स्टेट उसको बना दिया गया। तो यहाँ पर तीसरा कथन हमारा गलत है। इस आधार पर हमारा उत्तर है ए, केवल 1 और 2 सत्य हैं। दैनिक क्विज के अपने अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं। आज हम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का प्रमुख उद्देश्य ये है कि असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनको वृद्धावस्था सुरक्षा दी जाए
और पेंशन के माध्यम से उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा को भी बनाया जाए। इस आधार पर अगर हम देखें तो यह योजना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में लगभग 42 करोड़ असंगठित कामगार हैं। इन्हें अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से स्ट्रीट वेंडर हैं, घर पर काम करने वाले, मिड डे मील वर्कर, हेड लोडर यानी सर पर सामान रखकर जगह जगह उन्हें पहुंचाना, ईंट भट्टे के श्रमिक, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, कृषि श्रमिक, निर्माण कार्य में लगे हुए श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, दृश्य श्रव्य श्रमिक या अन्य प्रकार के जो व्यवसाय हैं उनमें जो काम करने वाले लोग हैं वो सामान्यतः असंगठित क्षेत्र के माने जाते हैं। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, यानी इसमें आप कुछ अंशदान करते हैं, अपना योगदान देते हैं, उसके आधार पर आपको 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम एक सुनिश्चित जो पेंशन है वो प्राप्त होगी। और यदि लाभार्थी की मान लीजिए मृत्यु हो जाती है तो जो भी लाभार्थी का पति या पत्नी है उसको 50% पेंशन यहाँ पर प्राप्त होगी। इस योजना में भाग लेने वाला कोई भी पुरुष और महिला है, अगर उसकी मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में उसके पति या पत्नी को जो भी पेंशन का भाग है उसका 50% अंश मिलेगा। यह योजना 15 फरवरी 2019 को श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। इस योजना में असंगठित क्षेत्र के लोगों को लाभ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि प्रमुख रूप से उनके द्वारा देश की जीडीपी में लगभग 50% का योगदान दिया जाता है। हम ध्यान रखें, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी इसमें जो धन आवंटन है वो पूर्णतः केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। इसमें से राज्यों की तरफ से कोई भी अंशदान नहीं है, यानी यह केंद्र प्रायोजित नहीं है, यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। दोनों में अंतर आप ध्यान रखें। जब हम केंद्र प्रायोजित की बात करते हैं तो उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा अंशदान किया जाता है, लेकिन केंद्रीय क्षेत्र की योजना में पूरा धन केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसी के साथ साथ आप ध्यान रखें, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। LIC इसमें पेंशन फंड मैनेजर के रूप में काम कर रहा है और वही एक तरह से पेंशन के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा। इस योजना के अंतर्गत जो भी राशि एकत्रित की जाएगी उसका निवेश किस रूप में करना है यह भारत सरकार के द्वारा एक तरह से निर्दिष्ट किया जाएगा और उसी के अनुसार निवेश का पैटर्न रखा जाएगा। इस योजना में भाग लेने वाला जो व्यक्ति है वो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पेंशन के लिए एक तरह से दावा कर सकता है। प्रत्येक माह एक निश्चित पेंशन राशि है, वह व्यक्ति के जो पेंशन खाता है जिसके बारे में उसने सूचना दी है उसमें एक तरह से उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के पात्रता मापदंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं उनके लिए योजना है। इस योजना में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। साथ साथ मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम होनी चाहिए, यानी इससे अधिक की मासिक आय नहीं होनी चाहिए। इस योजना में भाग लेने वाले जो भी कर्मी हैं उनके लिए निम्नलिखित 2 भागों में शामिल नहीं होना चाहिए। पहला, वह संगठित क्षेत्र में अगर कार्यरत हैं तो इस योजना में भाग नहीं ले सकते हैं, यानी EPFO, NPS और साथ साथ ESIC के अगर वो सदस्य हैं तो इस योजना में वो भाग नहीं ले सकते हैं। अगर किसी भी असंगठित क्षेत्र के कर्मी के द्वारा आयकर दिया जाता है तब भी एक तरह से वह योजना का पात्र नहीं होगा। इस योजना में भाग लेने के लिए निम्नलिखित उसके पास अवश्य होने चाहिए, उसका आधार कार्ड, साथ साथ बैंक खाता जिसमें IFSC कोड भी दिया हो, या उसके पास अपना जनधन खाता संख्या होनी चाहिए। उसके आधार पर वह इस योजना में भाग ले सकता है। जैसा हमने चर्चा करा कि इस योजना में भाग लेने वाले व्यक्ति को मासिक रूप में कुछ योगदान देना होता है। जैसे अगर हम न्यूनतम 18 वर्ष की आयु की बात करें तो यहाँ पर आपको कम से कम 55 रुपए देने हैं अगर हम 18 वर्ष की आयु में किसी को प्रवेश करने की बात कहते हैं, और इतना ही योगदान केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगर हम अधिकतम 40 वर्ष की आयु की बात करें तो अधिकतम जो भुगतान आपको मासिक देना पड़ सकता है वो है 200 रुपए, और उतना ही अंशदान केंद्र सरकार के द्वारा बराबर रूप में दिया जाएगा। यह हमारा 8 अप्रैल 2022 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।